हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके मेजरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी है। दोस्तों, अभी तक जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए उनके बाद अगर हम कहें कि नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। अभी तक हमने बात करी है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के बारे में। इससे पहले कि हम इस सेशन को स्टार्ट करें, बड़ा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं एज अ मीटर, एज वोल्ट मीटर या एज वॉट मीटर। इसका हम एक कंपैरिजन करेंगे, ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, और साथ ही साथ हम देखेंगे किस तरीके से इसकी टॉर्क इक्वेशन हम बना सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे हम उसको डिफरेंट केसेस में रिलेट कर सकते हैं। इस सेशन में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और आपके आने वाले इसरो एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम इसरो और भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, तो डेफिनेटली यहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 2 वॉट मीटर मेथड, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके भी हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे और 2 वॉट मीटर मेथड से हम कैसे एक 3 फेज सिस्टम में पावर को मेजर करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था नटशेल में कि हम आज बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि बड़ी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे 14 से ज़्यादा साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 14+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने 2010 में IIT BHU से अपना MTech कंप्लीट किया और उसके बाद से ही लगातार टीचिंग फील्ड में हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, स्पेशली ऑन इंजीनियरिंग एथिक्स एंड पावर सिस्टम, और मेरा एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ है स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, और अगर मैं नॉन टेक्निकल एरियाज़ की बात करूं तो स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग एथिक्स, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं डील करता हूं स्टूडेंट से। तो दोस्तों, अगर आप गेट, इसरो या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तक वो जानकारी सही समय पर जल्द से जल्द पहुंचे, तो दोस्तों आप गीक्स फॉर गीक्स गेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल दैट इज़ आशु जिना, ASHUJINA, आशु जिना, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हैं, अगर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज आशुतोष सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपकी तैयारी से रिलेटेड, मैं उसमें आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इनसे हम क्या समझ सकते हैं और इनसे हम क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड को पकड़ते हैं, दैट इज डायनेमोमीटर। डायनेमो, ये जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या है? डायनेमो बेसिकली मीन्स एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैकेनिकल सिस्टम को हम आपस में जोड़ते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम कुछ मैकेनिकल मोशन अचीव करना चाहते हैं, और ऐसे स्टैंडर्ड सिस्टम को हम डायनेमो कह रहे हैं। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर या डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी हमें क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी हमारे पास मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑलरेडी हमारे पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना पड़ रहा है? उसका रीज़न ये है कि हम अगर AC और DC इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जस्ट अ मोमेंट, चलिए
इसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि हम अगर एसी और डीसी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो एसी और डीसी इंस्ट्रूमेंट्स को हम तभी यूज कर सकते हैं जब इन इंस्ट्रूमेंट्स का हम कैलिब्रेशन करें। कैलिब्रेशन करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया, मान लेते हैं, मान लीजिए ये आपका स्केल है, लेकिन आप इस स्केल से कोई भी चीज, कोई भी लेंथ तभी मेजर कर सकते हैं जब आपने इसको कैलिब्रेट किया हो। अब कैलिब्रेट करने का मतलब है कि आपके पास सिंबल्स हो कि कितना हम नापेंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा, कितना मिलीमीटर होगा, कितने इंचेस होंगे। तो आपको स्टैंडर्ड सिंबल्स पता होने चाहिए और उससे आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप तभी एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जब आपने उसको प्रॉपरली कैलिब्रेट किया हो। कैलिब्रेट करेंगे कैसे? तो जब मुझे इस स्केल को कैलिब्रेट करना था तो मेरे पास लेंथ का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू मैं इसको कैलिब्रेट कर पाऊंगा कि 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, 1 मिलीमीटर कितना बड़ा होता है, या 1 इंच कितना बड़ा होता है। इसी तरीके से हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अपने सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट में, उन सबको हमें यूज करने से पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है। स्पेसिफिकली आपकी लैबोरेटरीज में या मेजरमेंट में हम जो भी कुछ कैलिब्रेशन करते हैं उसमें हमें ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डीसी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो डीसी मेजरमेंट करते हैं उनको तो कैलिब्रेट करना कंपैरेटिवली आसान होता है, बट एसी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए भी हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो हम करते क्या है, हम सबसे पहले डीसी क्वांटिटीज के हिसाब से अपने इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर लेते हैं और फिर उसको हम एसी क्वांटिटीज के हिसाब से चेंज करते हैं। इस प्रोसेस में हमें चाहिए होते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट कर सकें, और आपका जो डायनेमोमीटर है वो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की तरीके से काम करने के लिए आइडियल है। तो हमें अगर अपने लैबोरेटरी के या और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करना हो तो हम डायनेमोमीटर को यूज करते हैं एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सके। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन क्लियर हो गया कि हम डायनेमोमीटर या इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एसी क्वांटिटीज के लिए कैलिब्रेशन करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। इनको हम ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वापस चलते हैं और स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक कॉइल दिखाई दे रही होगी आपको, यस और नो, जिसको हम फिक्स्ड कॉइल कह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको आसानी से देख पाएंगे। ये एक फिक्स्ड कॉइल है और ये फिक्स्ड कॉइल आपको 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दे रही है, यस और नो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपने बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे, यस और नो। फिर आपको एक और कॉइल दिख रही होगी जो मूवेबल है, जो मूव कर सकती है, जिसके साथ आपने पॉइंटर को अटैच किया हुआ है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग कॉइल, ये जो मूविंग कॉइल है ये जिस तरीके से मूव करेगी वैसे ही आपको पॉइंटर का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा और रिलेटेड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर पाएंगे, चाहे वो करंट हो, चाहे वो वोल्टेज हो, या वो एनर्जी हो। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपसे कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जो आपका डायनेमोमीटर है उसमें बेसिकली 2 कॉइल है हमारे पास। उसमें हमारे पास कितनी कॉइल है? 2 कॉइल्स है। इन दोनों कॉइल्स में एक कॉइल जो है वो फिक्स्ड कॉइल है और एक कॉइल है मूवेबल कॉइल। अब ये जो फिक्स्ड कॉइल है, इस फिक्स्ड कॉइल को हम कह रहे हैं करंट कॉइल। इसको हमने एक नया नाम दे दिया, दैट इज करंट कॉइल। करंट कॉइल क्यों? क्योंकि जो करंट हम मेजर कर रहे हैं ये उस करंट को कैरी कर रही है। मूवेबल कॉइल, इसको हम बोलते हैं प्रेशर कॉइल। इसको हम बोलते हैं प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल क्यों? क्योंकि ये कॉइल वो वोल्टेज बियर करती है जो वोल्टेज हम मेजर करने वाले हैं। और अगर हम करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर कर रहे हैं, यानी कि हम पावर मेजर कर रहे हैं, तो हम
क्या करेंगे, प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, या आप कह सकते हैं लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस आएगा, और लोड में बहने वाली जो करंट है मेनली वो कहां पर आएगी, करंट कॉइल के अंदर आएगी। तो करंट कॉइल की करंट, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें विद द लोड पावर फैक्टर तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। यस और नो, बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है या जो डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, ये एक एमीटर की तरह से भी काम कर सकता है, एक वोल्ट मीटर की तरह से भी काम कर सकता है, और एक एनर्जी मीटर की, एक वॉट मीटर की तरह से भी काम कर सकता है। यस और नो? इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो थोड़ा और डिटेल में अगर हम बात करना चाहें जिससे हमको कनेक्शंस थोड़ा और सही से क्लियर हो, तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें आपको दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिखाई दे रहे होंगे, इधर नॉर्थ पोल बन रहा है, इधर साउथ पोल बन रहा है। ये दोनों ही करंट कॉइल हैं, ये दोनों ही फिक्स्ड कॉइल हैं। ऐसा समझो कि जो टोटल करंट कॉइल थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ ऑफ द करंट कॉइल इज हियर एंड हाफ ऑफ द करंट कॉइल इज हियर। और आपके पास जो दो टर्मिनल है वो है E1 E2 और B1 B2। अब इन दोनों कॉइल्स को हम आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में तब कनेक्ट करेंगे अगर हमें करंट ज्यादा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस और नो? या हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर करंट अगर कम है बट करंट अगर ज्यादा है तो करंट को हम डिवाइड कर देंगे, तो हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शंस पॉसिबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम टर्मिनल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गई करंट कॉइल, आधी कॉइल इधर है आधी कॉइल इधर है। अब E1 E2 B1 B2 को हम कनेक्ट कैसे करेंगे सीरीज पैरेलल में, वो करंट रेटिंग पर डिपेंड करेगा। फिर हमारे पास एक दूसरी कॉइल है जिसको हम मूविंग कॉइल कह रहे हैं, जिसको हम मूविंग कॉइल या प्रेशर कॉइल कह रहे हैं। और ये ठीक उसी तरीके से आपके पास है जैसे आपने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में देखा था, कुछ कुछ वैसा ही है। अब देखो इस कॉइल में, मूविंग कॉइल में जो करंट, जो कॉइल है, जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रही है, इसके लिए हमने फ्लैट स्प्रिंग यूज करी है, ऊपर भी और नीचे भी, टॉप में भी और बॉटम में भी। तो इस फ्लैट टॉप और बॉटम स्प्रिंग का पर्पस क्या है कि प्रेशर कॉइल में करंट एंटर कर सके और करंट बाहर निकल सके। तो इस तरीके से आपके पास दो कॉइल हो गई, एक फिक्स्ड कॉइल है जिसको आप करंट कॉइल कह रहे हैं, और एक मूविंग कॉइल है जो मूव कर सकती है, जो आपको पॉइंटर का डिफ्लेक्शन देगी। और ये ठीक उसी तरीके का कंस्ट्रक्शन है जिसमें पिवोट आपको दिखाई दे रहा है, स्पिंडल दिखाई दे रहा है, ज्वेल बियरिंग दिखाई दे रही है। ये सेम कंस्ट्रक्शन है जैसा आपने PMMC में पढ़ा था, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस एवरीवन। चलिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत क्या पड़ी, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या इसकी यूटिलिटी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करना है, स्पेसिफिकली अगर हम AC क्वांटिटीज के अगेंस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम कैसे करते हैं? फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ AC इंस्ट्रूमेंट्स द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज फर्स्ट कैलिब्रेटेड ऑन DC। हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है हमारा, यानी कि डायनेमोमीटर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या करते हैं, पहले हम DC के हिसाब से कैलिब्रेट कर लेते हैं। फिर इस कैलिब्रेशन को हम, जो AC इंस्ट्रूमेंट है हमारा जिसको हमें कैलिब्रेट करना था, उसको कैलिब्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं, यूजिंग द ऑपरेटिंग कंडीशंस अंडर विच द लेटर ऑपरेट्स प्रॉपरली। ठीक उन्हीं ऑपरेटिंग कंडीशंस में जिस ऑपरेटिंग कंडीशन में हमने ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट को DC के लिए कैलिब्रेट किया था। तो DC इंस्ट्रूमेंट के DC में कैलिब्रेशन करने के बाद ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को AC में कैलिब्रेट करने के लिए बेसिकली, ठीक है? एंड दैट इज द रीजन द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो टर्म्ड एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स। और यही कारण है कि हम अपने डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। ये वोल्टमीटर, एमीटर की तरीके से यूज किए जा सकते हैं, और इनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि किस तरीके से हम कैलिब्रेशन में इनको यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, इनकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो पावर फ्रीक्वेंसी पे भी यूज किए जा सकते हैं और लोअर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में भी यूज किए जा सकते हैं। मतलब पावर फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज और ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब
हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का जो लोअर एंड है वहाँ तक भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो हम इनको वॉट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसमें कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस करें तो हम इसको पावर फैक्टर मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड एज, नाउ 1 2 3 4, एमीटर यस, वोल्ट मीटर यस, वॉट मीटर यस, विथ सम मॉडिफिकेशंस, फ्रीक्वेंसी मीटर यस, पावर फैक्टर मीटर यस। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों ही कॉइल्स, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के लिए जो कोर हम यूज कर रहे हैं वो हम एयर कोर यूज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे पीएमएमसी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे हैं। बट यहां पर तो आप कोर भी एयर कोर यूज कर रहे हैं, कोर है ही नहीं, एक तरीके से कह लो एयर मीडियम हम यूज कर रहे हैं कोर के लिए। तो यहां पर तो और वीक मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब जो आपकी करंट कॉइल थी उसके कनेक्शंस हम कैसे करते हैं। अगर कम करंट है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हाई करंट है तो ये खतरा बना रहता है कि हमारी करंट कॉइल डैमेज हो सकती है। तो अपनी कॉइल को डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, इन दोनों कॉइल्स को, जो आधी आधी कॉइल्स हमने दो पार्ट में डिवाइड करी थी करंट कॉइल को, उसको हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे फॉर हायर करंट रेटिंग। अब मुद्दा आता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी वही है जैसा कि हमने पीएमएमसी या मूविंग आयरन में पढ़ा था। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस प्रिंसिपल। लॉरेंस प्रिंसिपल क्या है, लॉरेंस लॉ क्या है, लॉरेंस फोर्स क्या है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स हमें क्या दे देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दे देगा, जहां से हमको पॉइंटर का एक्चुअल पोजीशन मिल जाएगा और हम अपनी क्वांटिटी को मेजर कर लेंगे। ठीक है। So when a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it experiences a force. I hope सबको बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब जरा सीधे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में टॉर्क इक्वेशन को देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे हम जो इक्वेशन लिख सकते हैं, ऑलरेडी हमने एमआई इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा था, दैट इज इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी, चेंज इन द stored energy plus mechanical work done, plus mechanical work done। तो मैकेनिकल वर्क डन तो हम आसानी से लिख सकते हैं, यस और नो। अगर डिफ्लेक्शन टॉर्क हमें पता है, डिफ्लेक्शन एंगल हमें पता है, तो टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन हमें मैकेनिकल वर्क दे देगा। बट हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी क्या है। तो चलिए वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कॉइल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जो हमारी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, कह सकते हैं। तो मान लो ये है आपकी करंट कॉइल, इसको मैं शॉर्ट में सीसी लिख देता हूं, और ये है आपकी प्रेशर कॉइल। मान लेते हैं कि इसमें जो करंट आपको मिल रही है वो I1 मिल रही है, और मान लेते हैं इसमें जो करंट आपको मिल रही है वो I2 मिल रही है। मान लेते हैं कि इसमें जो EMF इंड्यूस हुआ वो E1 है, ये मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की बात कर रहा हूं। और यहां पर जो आपको
इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं तो इसको भी हम स्मॉल i1 स्मॉल i2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो E1 और E2 इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो इंड्यूस हुए हैं दोनों कॉइल्स में वो हो जाएंगे। पहली वाली कॉइल जिसको हम करंट कॉइल कह रहे हैं इसमें करंट I1 है, दूसरी वाली कॉइल जिसको हम प्रेशर कॉइल कह रहे हैं उसमें करंट I2 है। और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस है और इनकी सेल्फ इंडक्टेंस भी है। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 मान लेते हैं, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2 मान लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? तो अगर मुझे इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखनी है तो सबसे पहले मैं फ्लक्स लिखना चाहूंगा। सो फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 1, या इसको आप करंट कॉइल भी कह सकते हैं। इसको मैं मान लेता हूं λ 1। अब देखो फ्लक्स को हम लिखते कैसे हैं? अगर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस ना लिया होता, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस लिया होता तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते थे। जिस कॉइल की बात कर रहे हैं उसका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और उसमें बहने वाली करंट, बात खत्म। ऐसे ही तो हमने इंडक्टेंस को डिफाइन किया था, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। बट यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्रेजेंट है। अब ध्यान से समझना, जब आपने सेल्फ इंडक्टेंस की बात करी तो आपने L1 इंटू I1 लिखा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा? दूसरी कॉइल में बहने वाली करंट की वजह से जो फ्लक्स पहली वाली कॉइल में लिंक हो रहा है उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस या फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली वाली कॉइल में बहने वाली करंट की वजह से जो फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल में लिंक कर रहा है उसको हम म्यूचुअल फ्लक्स या म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज M, बट करंट हम यहां पर लिखेंगे दूसरी वाली कॉइल की। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रही है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 2। कॉइल 1 है क्या? करंट कॉइल, और कॉइल 2 क्या है? प्रेशर कॉइल। कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं λ 2 है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L2 I2। अब ये तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से हो गया, जिस कॉइल के लिए हम फ्लक्स लिख रहे हैं उसका सेल्फ इंडक्टेंस और उसकी खुद की करंट। लेकिन जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस से भी इसको लिंक करेंगे तो यहां पर करंट अब पहली वाली कॉइल की आ जाएगी, M इंटू I1। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। आई होप सबको बात समझ में आ रही है। अब यहां पर I1 क्या है? व्हाट इज I1? इंस्टेंटेनियस करंट इन कॉइल 1। I2 क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट इन कॉइल 2। इंस्टेंटेनियस करंट इन कॉइल 2। E1 क्या है? इंस्टेंटेनियस EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 1। E2 क्या है? इंस्टेंटेनियस EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखो, W इनपुट में कैसे लिख रहा हूं? E1 I1 dt प्लस E2 I2 dt। यस और नो? लिख सकते हैं कि नहीं? इनपुट पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मैंने क्या किया, जो इंस्टेंटेनियस मेरे पास EMF था और जो इंस्टेंटेनियस करंट थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और कितने ड्यूरेशन के लिए? उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जिसके लिए हम इस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज dt टाइम के लिए। सो आप इसको इस तरीके से समझिए, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, ये क्या हो गया? पावर, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? एनर्जी हो गई। तो इनपुट एनर्जी आपको मिल गई।
अब जरा ध्यान से देखो E1 और E2, देखो I1 तो हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, I2 भी ठीक है, DT भी ठीक है, उसको हैंडल कर लेंगे। E1 E2 क्या है जरा ध्यान से समझो, बहुत ही बेसिक है, फैराडेज लॉ से आप लिख सकते हैं। E1 क्या हो जाएगा, E1 इज d lambda 1 अपॉन dt। व्हाट इज E2, E2 इज d lambda 2 अपॉन dt। इसका मतलब E1 dt की जगह आप d lambda 1 लिख सकते हैं और E2 dt की जगह आप d lambda 2 लिख सकते हैं। तो जरा आप एक बार मुझे बताएंगे कि आपकी ये जो इनपुट एनर्जी की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी। सो W इनपुट एनर्जी आपकी हो जाएगी, अब ध्यान से देखो, E1 dt क्या हो जाएगा, E1 dt इज d lambda 1, तो ये हो जाएगा I1 d lambda 1 प्लस, अब E2 dt क्या हो जाएगा, lambda 2, तो ये हो जाएगा I2 d lambda 2। क्लियर है यहां से। अब जरा देखो lambda 1 और lambda 2 की इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है। lambda 1 और lambda 2 की इक्वेशन ऑलरेडी आपने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसको हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। सो पुट lambda 1 and lambda 2 from equation 1 and 2, from equation 1 and 2। अब जरा रख कर देखिए क्या हो जाएगा। इनपुट पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या है, ध्यान से देखो, ये है I1 और ये है डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल के अंदर क्या है, lambda 1। lambda 1 है क्या, lambda 1 इज L1 I1, इट इज L1 I1 प्लस M I2 प्लस I2 फिर डिफरेंशियल lambda 2 क्या है, L2 I2 प्लस M I1। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उसको आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार L1 के रेस्पेक्ट में, एक बार I1 के रेस्पेक्ट में, एक बार M के रेस्पेक्ट में, एक बार I2 के रेस्पेक्ट में, अलग अलग इंडिविजुअल जो भी इसमें कंपोनेंट्स या टर्म्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना जरा। ये तो हो गया I1, अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा L1 dI1 प्लस I1 dL1, ये पहला वाला टर्म हो गया, प्लस M dI2 प्लस I2 dM। ये पूरा का पूरा टर्म है यहां से लेके यहां तक, जिसको हमें I1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब जरा I2 वाला टर्म लिखो। सबसे पहले L2 I2 को करेंगे तो L2 dI2 प्लस I2 dL2 प्लस दूसरा वाला ब्रैकेट M I1, तो ये हो जाएगा M dI1 प्लस I1 dM। अब इसको जरा एक्सपेंड कर लो और फाइनल एक्सप्रेशन हम इनपुट एनर्जी के लिए लिख सकते हैं, यस और नो। तो इनपुट पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको देखो जरा हम कैसे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा L1 I1 dI, L1 I1 dI1, फिर ये हो जाएगा I1 स्क्वायर dL1 प्लस I1 स्क्वायर dL1 प्लस ये हो जाएगा M I1 dI2, M I1 dI2 प्लस फिर ये हो जाएगा I1 I2 dM, ये हो जाएगा I1 I2 dM। ये पहला वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन करो, यहां हो जाएगा L2 I2 dI2, L2 I2 dI2 प्लस ये हो जाएगा I2 स्क्वायर dL2, I2 स्क्वायर dL2 प्लस ये हो जाएगा M I2 dI1, M I2 dI1 प्लस I1 I2 dM, I1 I2 dM, I1 I2 dM। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो आपके पास इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई।
अब जरा देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड कितना है, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कितना है, सो W स्टोर्ड, और हमें क्या निकालना है, चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी। जो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है उसमें है इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी प्लस मैकेनिकल वर्क डन। तो हमें पहले स्टोर्ड एनर्जी लिखनी है, फिर वहां से हम चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी निकाल लेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, 1/2 L1 I1 स्क्वायर 1/2 L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2 प्लस M I1 I2। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी, चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी। और हमें अगेन क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, अलग अलग टर्म्स को पार्शियल डिफरेंशिएशन से देखना है। तो देखो कैसे देखेंगे, 1/2। अब सबसे पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने L1 को कांस्टेंट माना, I1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 2I1 dI1 प्लस, अब देखो I1 को हमने कांस्टेंट रखा तो आ जाएगा I1 स्क्वायर dL1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे डिफरेंशिएट किया है। पहले L1 को कांस्टेंट रखा, I1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये I स्क्वायर है, I1 स्क्वायर है तो 2I1 आ जाएगा और dI1 आ जाएगा। फिर I1 को कांस्टेंट रखा, L1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो I1 स्क्वायर एज इट इज आ गया और L1 का क्या हो गया, dL1। इसी तरीके से दूसरे वाले टर्म को करेंगे तो आ जाएगा 1/2 L2 2I2 dI2 प्लस I2 स्क्वायर dL2। अब तीसरे वाले टर्म के लिए लिखेंगे। अब ध्यान से देखो जरा इसको कैसे लिखेंगे। अब ये जो M I1 I2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो M I1 I2 लिखा है इसमें देखो अब 3 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हम एक बार में एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे। तो एक बार तो सिंपली हो जाएगा I1 I2 dm प्लस, अब एक बार हो जाएगा M I1 dI2 और अब I1 के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो हो जाएगा M I2 dI1। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास दोनों चीजें आ गई, चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी भी आ गई और इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ गई। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मैकेनिकल वर्क डन कितना हो जाएगा, इनपुट एनर्जी माइनस चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी। अब ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। मैं आपको फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो लिख कर दे रहा हूं, उसको जरा एक बार देख लेना। तो मैकेनिकल वर्क डन हेंस 3 - 4 ये क्या दे देगा आपको, मैकेनिकल वर्क डन। आप चाहें तो इसको एक बार रफ में कर लेना अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट आपको यही मिलेगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वर्क डन आपको मिल जाएगा 1/2 I1 स्क्वायर dL1 प्लस 1/2 I2 स्क्वायर dL2 प्लस I1 I2 dm। ये एक्सप्रेशन फाइनली आपके पास आना चाहिए मैकेनिकल वर्क डन के लिए। अब मैकेनिकल वर्क डन हम लिखेंगे कैसे, लेट Ti is the instantaneous torque। मान लेते हैं कि Ti क्या है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क है। ध्यान से देखना, तो हम लिख सकते हैं Ti इंटू थीटा, Ti इंटू
थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लेकिन थीटा, थीटा क्या है? ये तो टोटल डिफ्लेक्शन है, लेकिन हम लिख रहे हैं dt टाइम इंटरवल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? d थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा d थीटा। छोटा सा टाइम इंटरवल है जिसके लिए हम ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम ऐसा मान लेते हैं that dl1 is 0, dl2 is 0। क्यों? L1 and L2 आर कांस्टेंट। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल कंडीशंस कि L1 और L2 में चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो dl1 dl2 क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो गया तो सिंपली आपको ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी? I1 I2 dm। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको इंस्टेंटेनियस टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा I1 I2 dm अपॉन d थीटा। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और किसके लिए है? इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो कुछ कुछ अगर आप देखो तो इस इक्वेशन को आप रिलेट कर सकते हो। किससे रिलेट करोगे? ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में जब आप लिख रहे थे तो आपके पास टॉर्क की इक्वेशन क्या आई थी? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की, जरा याद करो। 1/2 I स्क्वायर dl अपॉन d थीटा। कुछ कुछ वैसी इक्वेशन लग रही है कि नहीं लग रही है? I स्क्वायर की जगह क्या है? I1 इंटू I2, और L की जगह क्या है? M। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक क्लियर है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि AC और DC दोनों मेजरमेंट हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले जरा हम DC के लिए देखते हैं। फॉर DC ऑपरेशन क्या होने वाला है? फॉर DC ऑपरेशन I1 and I2 are currents in the current coil and pressure coil। कॉइल 1 और कॉइल 2 या करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल में जो करंट्स हैं हमने उनको I1 I2 मान लिया। तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, टॉर्क सिंपली हो जाएगा I1 I2 dm अपॉन d थीटा। ये किसके लिए है? ये DC ऑपरेशन के लिए है। नाउ फॉर AC ऑपरेशन, अगर आप AC क्वांटिटीज के लिए इसको यूज कर रहे हैं, फॉर AC ऑपरेशन, फॉर AC ऑपरेशन, अब जरा ध्यान से देखो। AC ऑपरेशन का मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, मतलब टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखो, हमारी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं IM1 साइन ओमेगा टी, मान लेते हैं साइनोसॉइडल है साइन के टर्म्स में, और IM2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये ओमेगा टी माइनस फाइव का मतलब क्या है? जरा ध्यान से पहले समझ लो। इसका मतलब ये है कि जो I2 करंट है वो I1 करंट से लैग कर रही है। कितने एंगल से लैग कर रही है? 5 एंगल से लैग कर रही है। यही तो मतलब है इसका। यस और नो? अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम AC क्वांटिटीज को मेजर करने की बात करें तो हमें यहां पर जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क मिल रहा है ये तो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा फिर। और फ्रीक्वेंसी क्या है ऑपरेशन की? 50 हर्ट्ज। यस और नो? तो ये कई सारे ऑसिलेशंस करेगा, तो ये हमें फाइनल वैल्यू तो नहीं दे सकता। तो जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? वो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगी। यस और नो?
तो इसका मतलब एसी ऑपरेशन के लिए हमें जो टॉर्क मिलता है वो कौन सा टॉर्क मिलता है, वो हमें एवरेज टॉर्क मिलता है। एवरेज टॉर्क क्या हो जाएगा, 1/2 0 to t इंस्टेंटेनियस टॉर्क dt। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, यस और नो? अब आपके पास दोनों क्वांटिटीज हैं, याद रखना यहां पर im1 और im2 क्या है, im1 एंड im2 are the peak or maximum values I1 एंड I2। क्योंकि आपने साइनोसॉइडल टर्म्स में इसको डिफाइन किया है, तो जैसे साइन का ग्राफ होता है ना, जैसे कॉस का ग्राफ होता है, एक पॉजिटिव हाफ होता है, एक नेगेटिव हाफ होता है, तो उसमें जो पीक वैल्यू आपको मिलती है ये वो पीक वैल्यू है im1 एंड im2। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज अगर आप यहां पर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एवरेज टॉर्क, या इसको हम डिफ्लेक्शन टॉर्क या सिंपली टी लिख सकते हैं। दैट इज टाइम पीरियड कितना है, 1/2 पाई, 0 to 2 पाई। साइनोसॉइडल क्वांटिटीज है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई। I1 क्या है, im1 साइन ओमेगा टी, और I2 क्या है, im2 साइन ओमेगा टी -φ, और ये हो जाएगा dt। ये साइनोसॉइडल टर्म्स में रख रहे हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, d ओमेगा टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, d ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो इसमें बेसिकली साइन सी साइन डी वाला रूल लग जाएगा। थोड़ा टिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन आपको टिग्नोमेट्री की करनी पड़ेगी, बट मैं आपको बता देता हूं जो आपको मिलने वाला है। दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी im1 im2 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा, अच्छा ti की वैल्यू आपने क्या रखी है, ये हो जाएगा I1 I2, और यहां पर एक और टर्म भी आ जाएगा ना, यस, दैट इज dm/d थीटा, वाला टर्म रह गया था। ठीक है, समझ में आ गया ना। इंस्टेंटेनियस टॉर्क की इक्वेशन क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस टॉर्क की इक्वेशन। I1 I2 को मल्टीप्लाई करना है dm/d थीटा, तो वही वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, I1 I2 की वैल्यू यहां पर रख दी, I1 की I2 की और d ओमेगा टी, क्योंकि हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, ये सुनो। अब 0 से 2 पाई ले रहे हैं तो 0 से 2 पाई हमने क्या रखा है, बेसिकली एंगल को रखा है, ओमेगा टी यहां पर रखना पड़ेगा, और dm/d थीटा। अब ये dm/d थीटा कांस्टेंट होगा, क्यों होगा ये एक लंबी कहानी है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, dm/d थीटा कैसे कांस्टेंट हो रहा है। तो dm/d थीटा आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और ये 1/2 पाई im1 साइन ओमेगा टी im2 साइन ओमेगा टी -φ d ओमेगा टी। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos phi dm/d थीटा। अब ये जो 2 है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। कैसे, इसको मैं लिख दूंगा √2 और √2। अब जरा मुझे बताओगे ये क्या वैल्यू है। ये बेसिकली आपको मिल जाएगी I1 और I2 की RMS वैल्यूज। I1 I2 क्या है, ये RMS वैल्यू है। im1 क्या था, पीक वैल्यू थी। तो अब चाहे तो आप टॉर्क की इक्वेशन को फाइनली लिख सकते हैं फॉर AC ऑपरेशन। इट इज I1 I2 cos phi dm/d थीटा। ये AC ऑपरेशन के लिए आपकी टॉर्क की फाइनल इक्वेशन है। वो जो हमने इक्वेशन डिस्कस करी थी I1 I2 dm/d थीटा, वो किसकी थी,
वो इंस्टेंटेनियस टॉर्क की थी। अगर क्वेश्चन में आपसे वो इंस्टेंटेनियस टॉर्क की बात करेगा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आप वो इक्वेशन फॉलो करेंगे। बट लेकिन अगर एवरेज टॉर्क की बात करेगा या इन जनरल बात करेगा, तो आप इस टॉर्क की बात करेंगे। वो टॉर्क आपको डिफ्लेक्शन नहीं दे सकता क्योंकि वो अल्टरनेटिंग है, वो ऑसिलेशंस प्रोवाइड कर सकता है, बट फाइनल वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज टॉर्क ही दे सकता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां तक क्लियर है सबको? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको मिल गया डिफ्लेक्शन टॉर्क। लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिफ्लेक्शन टॉर्क को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू मिल जाती है। तो फिर आगे बढ़ता जाएगा ना, रुकेगा कहां पर? तो सही जगह पर आपका पॉइंटर रुके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क हो। कंट्रोलिंग टॉर्क कहां से मिल रहा है? कंट्रोलिंग टॉर्क मिलेगा स्प्रिंग से। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? इट इज Kc इंटू थीटा। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। तो अगर हम स्टीडी स्टेट की बात करें, स्टीडी स्टेट मतलब जब डैम्पिंग खत्म हो गई है, पॉइंटर फाइनल अपनी फाइनल पोजीशन पे जाकर बिल्कुल रुक गया है, सब कुछ मजे में है, सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय आप स्टीडी स्टेट की बात करते हैं। जब स्टीडी स्टेट होगा उस समय आपका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो आपके कंट्रोलिंग टॉर्क को पूरी तरीके से कंपनसेट करना चाहिए। डिफ्लेक्शन टॉर्क है क्या? I1 I2 cos phi dm अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू Kc इंटू थीटा। सर यहां से डिफ्लेक्शन थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? I1 I2 अपॉन Kc cos phi dm अपॉन डी थीटा। ये आपकी फाइनल डिफ्लेक्शन वैल्यू हो गई। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां तक तो सबको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उसको मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। मजेदार बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपने जो टॉर्क की इक्वेशन लिखी, डिफ्लेक्शन टॉर्क की इक्वेशन लिखी, वो क्या आई थी? 1/2 I स्क्वायर dl अपॉन डी थीटा। याद आ रहा है कि नहीं? भूल गए सब? और जब आप इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं, तो आपको कैसी टॉर्क इक्वेशन मिलती है? यस, I1 I2 cos phi dm अपॉन डी थीटा, dm अपॉन डी थीटा। अब ध्यान से देखो, जब हमने एमआई इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी थी तो हमने कहा था कि ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जरूर है, लेकिन प्योरली नहीं, क्योंकि एल भी तो चेंज कर रहा है थीटा के साथ। यस और नो? एल भी तो चेंज कर रहा है थीटा के साथ। सो इट वॉज नॉट प्योर स्क्वायर लॉ। ये स्क्वायर लॉ को प्योरली फॉलो नहीं करता था। वाई? बिकॉज ऑफ dl बाई डी थीटा इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता है, वेरी करता है डिफ्लेक्शन एंगल के साथ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो हम इसमें कहते हैं इट फॉलोज प्योर स्क्वायर लॉ। ये प्योर स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ऐसा भैया क्या है?
यहां पर तो L dl बाई डी थीटा चेंज हो रहा था, ये dm बाई डी थीटा क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्या रीजन है? ऐसा हम क्या करते हैं? मजे की बात यह है कि हम जब डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो हम अपनी प्रेशर कॉइल को ऐसी जगह पर कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि m की वैल्यू जीरो डिफ्लेक्शन के लिए क्या हो? जीरो। खेल खत्म। नहीं समझ में आई बात? अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रेशर कॉइल का कनेक्शन ही हम ऐसा करते हैं, हम अपना कंस्ट्रक्शन ही ऐसा कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट का कि जीरो डिफ्लेक्शन वैल्यू जब पॉइंटर की होगी, जब पॉइंटर जीरो डिफ्लेक्शन वैल्यू पे ऐसे बैठा हुआ है, तो उसमें m की वैल्यू जीरो हो रही है। उस समय कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स म्यूचुअली लिंक नहीं हो रहा है, मतलब I1 की करंट की वजह से L2 में कुछ लिंक नहीं होगा और I2 की वजह से L1 में कुछ लिंक नहीं होगा। तो हम इस तरीके से अपने कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के कि ये जो dm बाई डी थीटा है, dm बाई डी थीटा है, ये क्या हो जाता है? ये कांस्टेंट हो जाता है। और यही रीजन है कि हम कहते हैं कि हमारा जो MI इंस्ट्रूमेंट है वो प्योर स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, बट जो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये प्योर स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और यही रीजन है कि हम इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स की तरीके से यूज करते हैं, यानी कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत यह कि आप लोग सेशन देखते हो, क्लास देखते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते नहीं हो। एक फैकल्टी के लिए इससे ज्यादा जो दुख होता है ना, दुख जिसको शास्त्रों में कहा गया है कि दुख क्या है, पीड़ा क्या है ना? जब भी हम कुछ भी किसी से बात करते हैं ना, तो वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होनी चाहिए। अगर वो यूनी डायरेक्शनल है तो वो बातचीत नहीं है, फिर वो प्रवचन है। लेकिन हम लोग प्रवचन तो यहाँ डिस्कस कर नहीं रहे, है ना? मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो हम ये सेशन कर नहीं रहे, हम तो नौकरी पाने के लिए एक सेशन कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ खराब लगी, कहाँ पर आपको लगा कि सर ये चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात को लिखिए, अपनी भावनाओं को लिखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हम आगे भी इसको थोड़ा और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कुछ बेसिक जो चीज़ें वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 50 हर्ट्ज की अगर हम बात करें तो जो ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क, हमने इंस्टेंटेनियस टॉर्क की क्या इक्वेशन लिखी थी, जरा याद करो। यस, इंस्टेंटेनियस टॉर्क की क्या इक्वेशन अभी हमने जस्ट लिखी थी? दैट इज I1 I2, दैट इज I1 I2, और क्या था? dm अपॉन डी थीटा। जब एवरेज टॉर्क की बात करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? एवरेज टॉर्क में आपके पास आ जाएगा, सॉरी इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको I1 I2 सिंपली लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप इसको फिर RMS वैल्यू समझोगे। यस और नो? I1 I2 dm बाई डी थीटा। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज से हमने इंस्टेंटेनियस टॉर्क की इक्वेशन लिख दी। जब आप एवरेज टॉर्क लिखोगे तो वहां पर RMS वैल्यू I1 I2 की आएगी और वहां पर cos phi भी आएगा। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है उसमें पॉइंटर क्या करेगा? 1 सेकेंड में 100 बार ऑसिलेट करेगा, 50 बार पॉजिटिव साइड, 50 बार नेगेटिव साइड की वजह से। साइनोसॉइडल में होता है ना, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। तो इस वजह से जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है वो आपको डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है एक्चुअली। जो एवरेज टॉर्क होगा वो आपको डिफ्लेक्शन देगा। और एवरेज टॉर्क की हमने इक्वेशन देख ली। एवरेज टॉर्क की इक्वेशन क्या है? एवरेज टॉर्क इज, अब यहां पर RMS वैल्यू आ जाएगी I1 I2 cos phi dm अपॉन डी थीटा, dm अपॉन डी थीटा। I1 I2 यहां पर क्या है? RMS करंट्स है, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल में। और फाई एंगल किसके किसके बीच में है? फाई एंगल ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई किताबों में कुछ गड़बड़ भी लिखा हुआ है। ये जो फाई एंगल है ये I1 और I2 के बीच का एंगल है।
ये जो cos phi लिखा है ना, phi इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन I1 एंड I2। जब हम वाटमीटर की तरह यूज करेंगे तो आप देखोगे कि वहां पर हम जो phi डिस्कस कर रहे हैं वो लोड का पावर फैक्टर एंगल है। वो बात घुमा फिरा के वही है, बात घुमा फिरा के वही है, बट जो सही तरीका है phi को डिफाइन करने का वो यही है, इट इज द एंगल बिटवीन I1 एंड I2। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, वैसे तो मशीन से आपका बहुत ज्यादा पाला नहीं पड़ना है, वो इलेक्ट्रिकल वालों का काम है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप थोड़ा बहुत देखें तो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं वो सारी की सारी टॉर्क इक्वेशन टॉर्क कैसे डेवलप करती हैं भाई। दो करंट होंगी, दो फ्लक्स होंगे, वो फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और आपको वहां से क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यस और नो? बहुत डिटेल में उसमें हम नहीं जा रहे हैं, बट कुछ कुछ उससे वो रिलेट कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपको अभी बताया जिससे आप उसको रिलेट कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें भी हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क कहां से मिल रहा है, स्प्रिंग मैकेनिज्म से मिल रहा है। स्फेरिकल फ्लैट स्प्रिंग्स हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। फ्लैट स्फेरिकल स्प्रिंग्स हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि प्रेशर कॉइल में करंट जा सके और बाहर आ सके, क्योंकि जो प्रेशर कॉइल है वो टॉप और बॉटम स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अच्छा, डैम्पिंग हम कौन सी यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम इसमें यूज कर रहे हैं। इसमें हम एडी करंट डैम्पिंग यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एडी करंट डैम्पिंग हम यूज करते हैं जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जहां हम पीएमएमसी की बात कर रहे थे, जहां हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की बात कर रहे थे। यहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है और इसीलिए हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की बात कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसको हम न्यूमैटिक डैम्पिंग भी कहते हैं। प्रेशर की वजह से जो डैम्पिंग हमें मिलती है उसको हम न्यूमैटिक डैम्पिंग भी कह सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इन डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स द पोटेंशियल कॉइल इज प्लेस्ड वेयर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0। सर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया, जरा ध्यान से देखो। एक्चुअली जो हमारा M है ना, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि सर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे ऐसा कि dm/d थीटा कांस्टेंट हो जाए, यही तो हमने बोला अभी, तभी तो प्योर स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। यस और नो? अरे यस और नो? लेकिन M कांस्टेंट हो 100% कैसे हो रहा है, क्या कैसे आप कर रहे हो, जरा समझाने की कोशिश करो। अब ध्यान से देखो जरा, M एक्चुअली वेरी करेगा M मैक्स साइन थीटा। यस और नो? 0 होगा, फिर मैक्सिमम पीक पर जाएगा, पॉजिटिव मैक्सिमम पीक पे, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव पीक पर जाएगा, फिर 0 होगा। तो साइनोसॉइडल हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं एम एक्स साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो इसके ग्राफ को, अगर इसके वेरिएशन को देखना चाहो तो कैसे देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर हम इसको एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी की तरीके से देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिल जाएगा। यस और नो? अब इधर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m जो थीटा का एक फंक्शन है, और ये हो जाएगा थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस रेंज की बात करूं, ये वाली रेंज देखना, ये रेंज कहां से कहां तक की है, ये रेंज मैं डिफाइन कर रहा हूं 45 डिग्री और ये है -45 डिग्री। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ग्राफ देखोगे तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिखाई देगी। कैसा दिखाई देगा? एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। दिख रहा होगा, कुछ कुछ दिख रहा होगा, है ना? इसी को मैं थोड़ा सा और सही कर देता हूं। कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब m का वेरिएशन जो थीटा में है वो क्या है, वो लीनियर है इस रेंज में। और लीनियर होने की वजह से क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, तो मैं लिख सकता हूं ना m को कैसे,
थीटा के रेस्पेक्ट में एक लीनियर रिलेशनशिप लिख सकता हूं, ए थीटा प्लस बी। अब इसको जब तुम dm बाई डी थीटा करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए कांस्टेंट मिल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि dm बाई डी थीटा कांस्टेंट है और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्योर स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बट उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रेशर कॉइल को कहां, पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल को कहां पर रखें, वेयर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज जीरो, वेयर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज जीरो। बात सबको समझ में आ रही है? अब यहां पर सबको 100% क्लियर हो गया होगा। ये जो मुद्दा हमने अभी डिस्कस किया ना, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, डिस्कस ही नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में इसमें कंफ्यूजन रहता है और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, केस 1। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें अपने डायनेमोमीटर को एक एमीटर की तरीके से यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो करंट कॉइल है और प्रेशर कॉइल है, हम उसको लोड के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों ही लोड के सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब तीनों चीजें सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो डायग्राम है कुछ ऐसा हो जाएगा, आधी करंट कॉइल इधर है, आधी करंट कॉइल इधर है, सीरीज में कनेक्टेड है, और ये लोड के सीरीज में भी कनेक्टेड है, और ये फाइनली प्रेशर कॉइल से सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर ये सिचुएशन है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस केस में तो भाई I1 I2 बराबर हो जाएंगे। मान लिया I के बराबर है और दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम ही करंट है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस तो होगा ही नहीं। तो अगर यहां से मुझे टॉर्क की इक्वेशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, I1 I2 हो जाएगा I स्क्वायर, यस और नो, और cos 0 क्या हो जाएगा 1, और फिर क्या आ जाएगा dm अपॉन डी थीटा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इसको आप चाहो तो kc थीटा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर dm अपॉन डी थीटा। तो फाइनली यहां से जो थीटा डिफ्लेक्शन है वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन kc dm अपॉन डी थीटा। अब ध्यान से देखना जरा, तो kc क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, dm बाई डी थीटा कांस्टेंट है, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? यस, प्योर स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है, प्योर स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए। तो जो डायनेमोमीटर एमीटर है, एमीटर की तरह हम जब इसको यूज कर रहे हैं तो ये कैसे काम कर रहा है, प्योर स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। और कौन सी वैल्यू करंट की हमें बताता है, आरएमएस वैल्यू बताता है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। केस 2, अगर हम इसको वोल्टमीटर्स की तरीके से यूज करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, तो हम क्या करेंगे। तो देखो एमीटर में हमने क्या किया था, करंट कॉइल, लोड और प्रेशर कॉइल तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया था। यहां पर हम क्या करेंगे, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसके कॉम्बिनेशन को हम लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो दोनों करंट कॉइल यहां पर दिखाई दे रही हैं आधी आधी, ये प्रेशर कॉइल हो गया। अच्छा, जो करंट कॉइल होती है, ध्यान से समझना, करंट कॉइल जो होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं ना, नहीं तो करंट को चेंज ही कर देगी, फिर वो जिस करंट को हमें मेजर करना है उसको चेंज ही कर देगा ना। तो करंट कॉइल का रेजिस्टेंस ना के बराबर है, लेकिन जो वोल्टेज कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अगर इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी प्रेशर कॉइल है ना उससे ना के बराबर करंट गुजरे। उससे करंट गुजर गई तो फिर काम खत्म हो गया ना, हम तो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, सारी की सारी करंट आपने उधर ही फ्लो करा दी तो काम खत्म हो गया। तो इसीलिए आपको ये जो RSE दिखाई दे रहा है ना किलो ओम्स में, ये प्रेशर कॉइल का हिस्सा है, ये प्रेशर कॉइल का रेजिस्टिव एलिमेंट है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि देखा जैसे ही कि सर ने तो कहा था करंट कॉइल प्रेशर कॉइल, ये रेजिस्टेंस कहां से आ गया, पहला हाथ पांव फूल गए, बेहोश हो गए, पानी की छींटे डालनी पड़नी कि भैया ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जाग जाओ मोहन प्यारे जागो। तो सबको समझ में आ गया ये रेजिस्टेंस यहां पर बैठ के क्या कर रहा है। तो वोल्टमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया, करंट कॉइल को प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया और पूरे कॉम्बिनेशन को उठाकर लोड के पैरेलल में चिपका दिया। अब जरा ध्यान से देखो, अगेन सर दोनों में करंट कॉमन हो जाएगी, I1 I2 तो फिर भी सेम है, मान लेते हैं I है, कह सकते हैं यस और नो।
सर दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि सेम करंट दोनों में फ्लो हो रही है। अब जरा ध्यान से समझो कि जो करंट फ्लो हो रही है उसको तुम लिख कैसे सकते हो। जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है वो V है। क्या है? लोड के क्रॉस वोल्टेज है V। अगर लोड के क्रॉस वोल्टेज V है, ध्यान से देखो, तो I1 को तो तुम I लिख दो। लिख सकते हो कि नहीं? I1 को तो I लिख दो। चाहो तो तुम I2 को कैसे लिख सकते हो? V अपॉन RAC। V अपॉन RAC, या सिंपली I1 I2 दोनों को V अपॉन RAC के टर्म्स में ही लिख सकते हैं। काम खत्म, क्योंकि हम तो वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं ना। तो I1 I2 दोनों I के बराबर है। I क्या हो जाएगा? V अपॉन RAC। काम खत्म। अब जरा बताओ मुझे टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी? भैया टॉर्क की इक्वेशन यहां से आ जाएगी, I1 I2 था तो I1 I2 सेम है, I स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन RAC स्क्वायर। बात समझ में आ रही सबको? V स्क्वायर अपॉन RAC स्क्वायर। cos 0 0 हो जाएगा, dm अपॉन डी थीटा। अगेन t क्या हो जाएगा? kc इंटू थीटा। ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन RAC स्क्वायर dm अपॉन डी थीटा। सर थीटा डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन kc RAC स्क्वायर dm अपॉन डी थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर dm बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट है, हमने मान लिया था। RAC कांस्टेंट है, kc कांस्टेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो डिफ्लेक्शन है आपके मीटर का, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का, वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? प्योर स्क्वायर लॉ। प्योर स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। यही तो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, तो ये भी कहानी हो गई खत्म। डायनेमोमीटर टाइप वोल्टमीटर किसको फॉलो कर रहा है? प्योर स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। कौन सी वैल्यू बता रहा है? वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू बता रहा है। चलिए अब हम चलते हैं केस नंबर 3, टू कन्वर्ट डायनेमोमीटर एज वॉटमीटर। अगर आपको वॉटमीटर की तरीके से अपने डायनेमोमीटर को यूज करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, एमीटर में हमने क्या किया? करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल दोनों को लोड के सीरीज में, मतलब तीनों चीजें लोड सीरीज में कनेक्ट करी। वोल्टमीटर में क्या किया? करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया और कॉम्बिनेशन को चिपका दिया लोड के पैरेलल में या अक्रॉस। अक्रॉस मतलब पैरेलल होता है। अब अगर आपको वॉटमीटर की तरीके से काम कराना है इसको, तो आप क्या करेंगे? आप इसको करंट कॉइल को लोड के सीरीज में लगाएंगे और प्रेशर कॉइल को लोड के पैरेलल में या अक्रॉस में लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो, करंट कॉइल आधी आधी जो कॉइल थी मिलके एक हो गई। इसको आपने कनेक्ट किया किससे? लोड से। देखो इसका जो रेजिस्टेंस है RC, हम लगभग मान के चलते हैं कि ये ऑलमोस्ट 0 है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और जो प्रेशर कॉइल थी उसको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है। कैसे? लोड के पैरेलल में। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस और नो? अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी को आपका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, हो सकता है इसरो में आपको मिल भी जाए। अब ध्यान से देखो, अभी हम कनेक्शन की चलो आगे बात करेंगे। अच्छा देखो, प्रेशर कॉइल में जो रेजिस्टेंस है यहां पर लिखा हुआ है किलो ओम्स, तो ये बड़ी भारी वैल्यू होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रेशर कॉइल में ना के बराबर करंट हो और सारी की सारी करंट कहां से फ्लो कर जाए? करंट कॉइल से फ्लो कर जाए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखो। तो सर आपने कहा I1 क्या है? करंट कॉइल में करंट, करंट कॉइल में करंट मान लेते हैं I, ठीक है। I2 क्या है सर? प्रेशर कॉइल में करंट कितनी हो जाएगी? देखो, अब लोड के अक्रॉस वोल्टेज V है, इसका हम रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 मान रहे हैं, तो शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया ना। तो कह सकते हैं कि टोटल जो वोल्टेज प्रेशर कॉइल के अक्रॉस आ रहा है वो कितना है? V है, कह सकते हैं। तो V अपॉन क्या हो गया? RSE। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा देखो, मान लो ये तुम्हारा वोल्टेज है, ये तुम्हारा वोल्टेज है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V, ठीक है, क्लियर?
अब ध्यान से देखो I1 I2 कैसे बनाएंगे। I1 क्या है सर, ध्यान से देखो, यहां पर RC 0 है, ऑलमोस्ट माना है, तो जो वोल्टेज इधर आ रहा है वही वोल्टेज इधर भी आ रहा होगा, ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट जैसा ही दिख रहा है भाई, करंट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। इसका मतलब चूंकि ये कॉइल है, इंडक्टिव नेचर है इसमें, तो जो I1 करंट है वो V को लैग करेगी, पीछे है उससे। यस और नो? इंडक्टिव अगर एलिमेंट है तो करंट कुछ ऐसी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की करंट आपको मिलनी चाहिए। तो ये आपको करंट मिल गई I1। I2 किधर होगी, जरा ध्यान से देखो। I2 को देखना थोड़ा सा ट्रिकी है, बस मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है। I2 जब मैं लिख रहा हूं तो आप बोलोगे सर यहां पर भी तो इंडक्टेंस है, लेकिन यहां पर ये जो इंडक्टेंस होगी ना, इसकी तुलना में कई गुना ज्यादा हमने ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो ये एक्चुअली हाईली रेजिस्टिव है। जो इंडक्टेंस हम यूज कर रहे हैं ना वो हाईली रेजिस्टिव है। हाईली रेजिस्टिव होने का मतलब क्या है, जरा मुझे बताओ। हाईली रेजिस्टिव होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं एक इंपीडेंस ट्रायंगल बनाता हूं, जैसे मान लो कि मैंने एक इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया, जैसे ये है, मान लो ये R है, ये L है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, Z। तो इंपीडेंस ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये हो गया R, ये हो गया L और ये हो गया Z। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो मैं इस R को खूब बड़ा बना दूं, यही तो कर रहा हूं मैं, हाईली रेजिस्टिव है ना, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और L ना के बराबर हो, तो L अगर ना के बराबर होगा तो मेरा इंपीडेंस ट्रायंगल कैसा दिखाई देगा? देखो जरा इधर, R तो आपने बहुत बड़ा बना दिया, आपने कहा सर L ना के बराबर है, तो आपका Z कैसा बन जाएगा? Z आपका कुछ फिर ऐसा बनना चाहिए। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यस और नो? ये R खूब बड़ा सा हो गया, L ना के बराबर हो गया, Z ऐसा हो गया, तो ये जो एंगल आ रहा है, एंगल कैसा है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है कि नहीं है? ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है कि नहीं है? और अगर मुझे इसका पावर फैक्टर निकालना हो तो cos 0 डिग्री वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए जो हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए जो हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर। ऑलमोस्ट यूनिटी पावर फैक्टर के आसपास है। तो यूनिटी पावर फैक्टर या रेजिस्टिव एलिमेंट होने का मतलब कि इसमें कोई भी फेज में चेंज नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी के डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, उसी के डायरेक्शन में आपको I2 वाली करंट मिल जाएगी। तो अगर I2 वाली करंट यहां मिल गई और ये एंगल फाई है, तो I1 I2 के बीच में जो एंगल है वही एंगल I1 और V के बीच में भी होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब देखो कहानी यहां से सेट हो रही है। तो आपके पास I1 हो गया I के बराबर, करंट कॉइल में बहने वाली करंट ऑलमोस्ट वही करंट है जो यहां पर है, और प्रेशर कॉइल में बहने वाली जो करंट है उसको आपने V/RSC की तरह लिख लिया। तो क्या मैं अब टॉर्क की इक्वेशन लिख सकता हूं? यस सर। ये हो गया I, ये हो गया V, ये हो गया RSC, ये हो गया लोड पावर फैक्टर जितना बराबर cos फाई, और ये हो गया dm/d थीटा। सर ये VI cos फाई ये क्या है सर? व्हाट इज VI cos फाई? जो रियल पावर हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? VI cos फाई। यस और नो? तो जरा देखो वहां से क्या बन रहा है, इधर आ जाएगा KC इंटू थीटा, ये हो जाएगा VI cos फाई डिवाइडेड बाई RSC, ये हो जाएगा dm/d थीटा। अब ध्यान से देखो, ये KC नीचे चला जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, VI cos फाई KC RSC dm/d थीटा। अब देखो KC कांस्टेंट है, RSC कांस्टेंट है, dm/d थीटा कांस्टेंट है, और सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेरी कर रहा है VI cos फाई, और ये है क्या, पावर। इसका मतलब आप वॉटमीटर की तरह इसको यूज कर सकते हो, आप इससे पावर को मेजर कर सकते हो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरा, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो जो आपसे वो इंटरव्यूज में भी पूछता है और एग्जाम में भी पूछ सकता है। एसी डीसी दोनों ही पावर को मेजर करता है, पहली बात। एसी की अगर बात करोगे तो एवरेज रियल पावर को मेजर करेगा, एवरेज रियल पावर को मेजर करेगा। VI cos phi क्या है? रियल पावर है, वो पावर जो आपको वर्क आउटपुट देती है, जो आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा देखो, अब ये हैं आइडियल बातें जो हम नॉर्मली जैसे किताबों में पढ़ते हैं, बट हमारी जो लाइफ है ना वो किताबों जैसी है नहीं। सोचते कुछ है, होता कुछ है, तो क्या करें? तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो हमने बहुत आइडियल बातें कर ली कि सब कुछ जिंदगी में बहुत बढ़िया है, लेकिन जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया होता नहीं है। अब देखो मजे की बात, यहां से जो थीटा आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूं कि वॉट मीटर की तरह यूज करोगे तो ये किसको फॉलो कर रहा है? स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, ये तो लीनियरली फॉलो कर रहा है। पावर तो VI cos phi है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वॉट मीटर की अगर बात करोगे, डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर की, तो उसका स्केल कैसा होगा? लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा। तो हमने करंट कॉइल को लोड के सीरीज में कनेक्ट किया, प्रेशर कॉइल को लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया, तो हमें कुछ ऐसा चित्र दिखाई दिया। आप जरा ध्यान से समझो। जैसे ही मैंने चित्र बनाया, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तैयारी सही रास्ते पे, सही ढर्रे पे है नहीं। यस और नो? भाई अगर मैं आपको सेब काटने को बोलूं तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप चाकू से सेब को काटने की कोशिश करिए, दूसरा तरीका ये है कि चाकू दूसरे हाथ में पकड़ लीजिए और सेब को चाकू से काटने की कोशिश करिए। यस और नो? इंटेंशन आपका गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत है ना। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब तैयारी अभी सही रास्ते पर नहीं है। जो शैतान बच्चा होगा वो शायद उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये करंट कॉइल हो गई, ये प्रेशर कॉइल हो गई, सर आपने यहां क्यों कनेक्ट किया, इधर क्यों नहीं कनेक्ट किया? इधर कनेक्ट करते तो क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाती। क्या गड़बड़ होती है? अब उसको समझने के लिए हमें जरा इसके टर्मिनल्स को समझना पड़ेगा। देखो इसको जरा ध्यान से देखना। हमने क्या किया, ये है आपकी करंट कॉइल, इसको हमने लोड के सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और ये है आपकी प्रेशर कॉइल, इसको हमने आपको लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है भैया? ये है लोड। तो इस वाले टर्मिनल को हमने बोल दिया L, क्योंकि लोड की साइड है ना, तो इसको हमने बोल दिया L। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब करंट कॉइल का ये वाला जो हिस्सा है ये सप्लाई की तरफ है, ये तो लोड हो गया, ये सप्लाई हो गया, इसको हम बोल रहे हैं M, दैट इज मेंस। मेंस का मतलब जिधर से सप्लाई आ रही है, L का मतलब लोड। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम बोल रहे हैं C है मतलब कॉमन, और इस वाले पॉइंट को हम बोल रहे हैं V। ठीक है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वहां से आप इसको चाहो तो रिलेट कर लो। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर दो कनेक्शन पॉसिबल हो गए कि या तो आप करंट कॉइल को यहां कनेक्ट कर दो, M और C आपस में कनेक्ट हो जाए, तो वो क्या हो गया? MC कनेक्शन। और या आप क्या करो कि C वाले पॉइंट को L से कनेक्ट कर दो, तो वो क्या हो गया? LC कनेक्शन। तो आपके पास अब यहां पर क्या आ जाएंगे? दो कनेक्शन आ जाएंगे, और इन कनेक्शन की वजह से कुछ एरर होती है। क्या एरर है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? M हो गया मेन, L हो गया लोड, C हो गया कॉमन, और ये हो गया वोल्टेज। चलिए, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि बाय मिस्टेक अ वॉटमीटर करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल कनेक्शंस आर इंटरचेंज। गलती से क्या हुआ कि एक करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के कनेक्शंस चेंज हो गए।
ठीक है। तो पूछ रहा है कि वॉटमीटर में फिर क्या होगा। अब ध्यान से देखो, अगर आपने करंट कॉइल की जगह प्रेशर कॉइल लगा दी, प्रेशर कॉइल की जगह करंट कॉइल लगा दी, तो क्या होगा, ये हो गई करंट कॉइल और ये हो गई प्रेशर कॉइल। ऐसे ही तो कुछ था। अब ध्यान से देखना, यहां पर जो रेजिस्टेंस बैठा है प्रेशर कॉइल का, इसमें हजारों ओम का रेजिस्टेंस है, इसको तुम उठाकर यहां लगा दोगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। प्रेशर कॉइल का कहीं भी लगा दो, इसका तो रेजिस्टेंस ही इतना ज्यादा है। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, ना के बराबर है। इसको तुमने गलती से उठाकर अगर अक्रॉस में लगा दिया, पैरेलल लगा दिया, तो खतरों के खिलाड़ी वाली सिचुएशन हो जाएगी। जो करंट फ्लो करेगी ना वो कुछ ऐसी होगी, जो करंट फ्लो करेगी V/RC। अब RC क्या है भैया, RC है ना के बराबर। जब RC ना के बराबर है तो ये करंट क्या हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा। तो अगर आपने कनेक्शंस में गलती करी, करंट कॉइल को अगर आपने क्रॉस में लगा दिया, तो इतनी करंट बहेगी, इतनी करंट बहेगी कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले लेगी। और आपकी जो करंट कॉइल थी उसको न भूतो न भविष्यति, राम नाम सत्य हो जाएगा। खत्म खेल, राम नाम सत्य। गई कॉइल काम से, नई कॉइल लानी पड़ेगी। समझ में आई बात। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो, ये आपसे कह रहा है कि भैया पोटेंशियल कॉइल के कनेक्शन की वजह से क्या गड़बड़ हो सकती है। तो एक तो हो गया एमसी कनेक्शन, जो मैंने आपको बताया था, एम से मेंस, एल से लोड, सी से कॉमन, वी से वोल्टेज। तो एम और सी को कनेक्ट किया तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अब जो आपका लोड है वो कितनी पावर ले रहा है, WL। ध्यान से देखना, WL इज इक्वल टू WT। लेकिन आपका वॉटमीटर जो मीजर करेगा वो क्या मीजर करेगा, ध्यान से सुनना। एक तो लोड जितनी पावर ले रहा है WL, या इसको WT कह लो, प्लस, अब ध्यान से देखना, अब ये जो करंट कॉइल में करंट है ना, कितना भी कम रेजिस्टेंस हो, कुछ तो रेजिस्टेंस हो गई। मान लेते हैं RC रेजिस्टेंस है, तो सारी की सारी करंट तो इसी से फ्लो होकर जा रही है, तो इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि इसमें होने वाला जो पावर लॉस है वो जो पावर आप मीजर कर रहे हो उसमें जुड़ जाएगा। मतलब जो आपने मीटर से मीजर किया ना, वो सिर्फ इस लोड के पावर को मीजर नहीं करेगा, वो लोड के पावर प्लस I1 स्क्वायर RC इसको मीजर करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, तो मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 स्क्वायर RC। सर परसेंटेज एरर बता सकते हैं क्या, ये तो एरर का मैग्नीट्यूड हो गया। परसेंटेज कितनी एरर होगी, ये हो जाएगी मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो ये हो जाएगी I1 स्क्वायर RC डिवाइडेड बाई WT मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हो जाएगा परसेंटेज में। ये तो हो गया MC कनेक्शन। अब चलते हैं LC कनेक्शन की तरफ। LC कनेक्शन में क्या हो रहा है जरा देखते हैं। देखो LC में कनेक्शन में क्या हो रहा है, करंट कॉइल को हमने और प्रेशर कॉइल को यहां ना कनेक्ट करके हमने प्रेशर कॉइल को इस वाले एंड पे कनेक्ट कर दिया। तो देखो इससे क्या होगा, ध्यान से देखना जरा। अब जो वैल्यू आप मीजर करोगे वो लोड की ट्रू वैल्यू तो होगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा आप मीजर कर रहे हो। क्या मीजर कर रहे हो, ध्यान से देखो भाई। लोड के साइड जो वोल्टेज था वही वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा है, यस और नो। तो इसकी वजह से कुछ करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो इसका अपना रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या है, RSC। तो कुछ ना कुछ पावर लॉस यहां पर भी होगा। मतलब जो मीजर आप करोगे उसमें वो लॉस जुड़ जाएगा। यानी ये हो जाएगा I2 स्क्वायर और ये हो जाएगा RSE, I2 स्क्वायर प्लस R। आप चाहो तो इसको वोल्टेज के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो WT प्लस V स्क्वायर अपॉन RSE। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। मैं इस वाली इक्वेशन को लेकर चल रहा हूं। तो WM माइनस WT मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये किसके बराबर आ जाएगी, ये सिंपली आपकी हो जाएगी I2 स्क्वायर RSE। तो अगर आपको परसेंटेज एरर लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे,
WM माइनस WT डिवाइडेड बाई WT इज इक्वल टू I2 स्क्वायर RSC डिवाइडेड बाई WT मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हो गया परसेंटेज। बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोनों कनेक्शन समझ में आ गए? अब देखो गड़बड़ क्या हो रही है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम करेंगे तो वहां से यह भी समझ में आएगा कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा खराब है। एक सेकेंड जरा, घर से बार बार कॉल आ रही है तो एक मैंने मैसेज डाल दिया कि मैं जो है कमंडल लेकर हरिद्वार निकल चुका हूं, थोड़ी देर बाद फोन करिए। चलो भाई, तो MC कनेक्शन LC कनेक्शन हो गया। इसका कंपैरिजन कर लेते हैं एक छोटा सा। MC कनेक्शन में जो आपने पावर मीजर करी वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। यस और नो? क्योंकि करंट कॉइल में एरर हो रही है। कहां एरर हो रही है? करंट कॉइल में जो पावर लॉस है वो भी ऐड हो रहा है। LC कनेक्शन में भी जो आप पावर मीजर कर रहे थे वो ट्रू वैल्यू से क्या थी? ज्यादा थी। एरर किसकी वजह से आ रही थी? पोटेंशियल कॉइल में जो लॉस हो रहा था वो भी जुड़ जा रहा था। ठीक है, अब आपकी एरर कम से कम हो इसके लिए हम करते क्या है? ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। सर आपने कहा कि ये जो MC कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है ये? MC, करंट कॉइल को और पोटेंशियल कॉइल को ऐसे कनेक्ट किया। जो MC कनेक्शन है सर, उसमें जो एरर आ रही है वो किसके बराबर है या किसके रिलेशनल है? प्रोपोर्शनल है, I1 स्क्वायर RC। तो अगर मुझे इस एरर को कम करना है तो दो ही रास्ते हैं। RC कम से कम होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी कम हाई है। हमने बोल ही दिया कि भाई जो करंट कॉइल है उसका रेजिस्टेंस ना के बराबर होगा, कम से कम होगा। I1 को अगर किसी तरीके से कम करोगे तो एरर कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर लो रेटिंग की करंट को हमें मेजर करना है तो हम कौन सा कनेक्शन प्रेफर करेंगे? तो हम MC कनेक्शन को प्रेफर करेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। यानी कि अगर I1 कम होगा तो आप कह सकते हो कि जो एरर है वो क्या होगी? कम होगी। यानी छोटे लोड के लिए, स्मॉल करंट रेटिंग के जो लोड हैं, जब करंट की वैल्यू स्मॉल हो, वोल्टेज ज्यादा हो, तो वहां पर हम MC कनेक्शन को प्रेफर करेंगे। दूसरे कनेक्शन में जो एरर आ रही है वो पोटेंशियल कॉइल की करंट की वजह से आ रही है। यस और नो? तो इसको अगर मुझे एरर को कम करना है LC कनेक्शन में, ध्यान से देखो, LC कनेक्शन में अगर मुझे एरर को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई RSC को तो आप कम कर नहीं सकते क्योंकि करंट आप नहीं चाहते हो ज्यादा फ्लो करे। तो I2 करंट को आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। I2 करंट को आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अच्छा, I2 करंट कम हो उसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो जरा। I2 करंट कम हो इसका मतलब क्या है? I2 करंट कम होने का मतलब क्या है? यस, देखो RSC को तो हम अभी नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो I2 करंट को कैसे कम करोगे? जरा ध्यान से देखो। I2 करंट किस पे डिपेंड कर रही है? I2 करंट डिपेंड कर रही है लोड वोल्टेज पे। ये वोल्टेज जितना कम होगा, ये वोल्टेज जितना कम होगा उतना ही कम इसमें करंट होगी। अब ध्यान से देखो ये वोल्टेज कैसे कम होगा। जब करंट यहां से फ्लो करेगी और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस हमने मान लो फिक्स कर दिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कम है लेकिन फिक्स है। यानी कि अगर ये करंट की वैल्यू ज्यादा हुई, अगर ये जो करंट कॉइल से फ्लो कर रही है ये ज्यादा हुई तो यहां वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस आएगा वो कम हो जाएगा। और वो वोल्टेज अगर कम हुआ
तो पोटेंशियल कॉइल में बहने वाली करंट कम हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए जो एलसी कनेक्शन हम यूज कर रहे हैं वो कहां यूज कर रहे हैं? एलसी कनेक्शन हम यूज कर रहे हैं जब करंट की वैल्यू ज्यादा हो। अब इसको ध्यान रखना, करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो एलसी कनेक्शन, करंट की वैल्यू कम होगी तो एमसी कनेक्शन। आई होप मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो चलिए छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स लगाकर देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। एक सर्किट दिया हुआ है, कह रहा है कि वाटमीटर की रीडिंग बताओ और परसेंटेज एरर बताओ। अब जरा ध्यान से देखना इसको। भाई मुझे अगर वाटमीटर की रीडिंग चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पोटेंशियल कॉइल में वोल्टेज, करंट कॉइल में करंट, और पावर फैक्टर, लोड का पावर फैक्टर। तो वोल्टेज कॉइल के क्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है? ध्यान से देखो। लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, बट जीरो है नहीं, कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर मैं ट्रू वैल्यू की बात करूं, होना नहीं चाहिए था ना रेजिस्टेंस, तो जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी? 400 वोल्ट पूरा का पूरा यहां आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए था। जीरो है नहीं, तभी तो एरर आ रही है। तो ये जो वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा? 400 वोल्ट। पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस एक्चुअली में जो वोल्टेज होना चाहिए वो 400 वोल्ट होना चाहिए। करंट कॉइल में करंट कितनी होनी चाहिए? ध्यान से देखो, करंट कॉइल में करंट ये 4 एम्पियर दी हुई है। कितनी दी है? 4, तो ये तो 4 एम्पियर दी हुई है। लोड का पावर फैक्टर कितना है? यूनिटी पावर फैक्टर है, cos phi 1 हो गया, तो पावर तो ये आ गई। तो कितनी हो जाएगी पावर? 1600। ये आ गई 1600 वॉट। लेकिन ये ट्रू वैल्यू है। मीजर्ड वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से देखो, अब कनेक्शन के हिसाब से चलेंगे। लोड में कितनी पावर जा रही है? 1600 प्लस, बट कुछ पावर यहां पर भी जा रही है जो मीजर हो रही है, लेकिन हम नहीं चाहते मीजर हो। तो कितनी एक्स्ट्रा मीजर हो रही है? करंट मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.02। ठीक है कि नहीं? 4 इंटू 0.02, सॉरी आई स्क्वायर आर लिखेंगे ना, आई स्क्वायर आर। तो करंट कितनी हो जाएगी? 16, और आर कितना हो जाएगा? 0.02। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.32, तो ये हो जाएगा 1600.32 वाट्स। तो ये मीजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू हो गई। परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी? वाटमीटर की रीडिंग ये आ जाएगी। पहला आंसर तो ये हो गया। परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी? मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू 1600 मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको जरा निकालो, देखो कितना आ रहा है। मेरे पास जो रेफरेंस है उसके हिसाब से ये आना चाहिए 0.02%। 0.02%। देखो जरा कितने लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, यहां से इस रो में क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज देखो जरा ध्यान से, इसमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा एमसी कनेक्शन कैसे अच्छा है कि एलसी कनेक्शन। वैसे तो हमने करंट रेटिंग के हिसाब से डिस्कस कर लिया है। अब मान लो एमसी कनेक्शन के लिए तो हमने निकाल लिया, अभी एलसी कनेक्शन में क्या होता? ध्यान से देखो, एलसी कनेक्शन में आपने क्या किया होता? इसको उठाकर इधर कनेक्ट कर दिया होता। अरे यस और नो? तो अगर आपने इधर कनेक्ट किया होता, देखो जरा कैसे निकालेंगे हम, तो आपके पास ट्रू वैल्यू तो वही आ जाती 1600, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन मीजर्ड वैल्यू क्या आती? 1600 प्लस। अब जरा देखो यहां कितनी करंट आती है। अगर आपने इसको उठाकर यहां लगा दिया होता तो वोल्टेज कितना है? 400, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 किलो ओम। तो 400 वोल्टेज हो गया और 10 किलो ओम, तो ये हो गई करंट प्रेशर कॉइल में। इसका स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 10 किलो ओम। 10 किलो ओम। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 1600 प्लस,
ये हो जाता 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 10,000, 10,000 एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 10,000 बचता। तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चक्को 16। सही है ना, 4 चक्को 16। अच्छा R से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये तो करंट का स्क्वायर किया, नहीं कर तो दिया, 4 चक्को 16, तो ये 16 आ जाएगा, 16 वॉट्स। ये मीजर्ड वैल्यू आ गई LC कनेक्शन में। तो परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 1600 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 1% आ जाएगी। अब इस केस में अगर देखो तो MC कनेक्शन ज्यादा अच्छा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो भी आप इस तरीके से चाहो तो देख सकते हो, अगर आपको 100% बिल्कुल एनालाइज करके देखना हो कौन सा कनेक्शन अच्छा होगा, जिसमें लॉस कम हो, सॉरी जिसमें एरर कम से कम हो। यस और नो? यस, लॉस तो दोनों में ही हो रहा है कुछ ना कुछ, एरर तो दोनों में ही हो रही है, कम किस में हो रही है, वहां पर है 0.02% MC कनेक्शन में। LC कनेक्शन में कितनी आ रही है, 1%। इसका मतलब MC कनेक्शन इज मच बेटर, MC कनेक्शन इज मच बेटर। बात समझ में आ रही है? जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है वॉट मीटर की रीडिंग बताइए। अब इसमें देखो जरा ध्यान से कि मुझे चाहिए है, अगर मैं ट्रू वैल्यू लिखना चाहूं, अगर मुझे ट्रू वैल्यू लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? अच्छा सिंपली इसमें तो रीडिंग बतानी है, एरर नहीं बतानी है। वॉट मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो मुझे चाहिए पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज। पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, सीधे सीधे 400 वोल्ट, कुछ नहीं करना। सर करंट कितनी होगी, अब देखो 400 वोल्ट प्रेशर कॉइल के अक्रॉस भी आ रहा है और 400 वोल्ट इधर भी आ रहा है, बट करंट कॉइल का तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, इसका तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, तो जो कुछ आ रहा है वो इसी के ऊपर आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो जरा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई, अब इसका इंपीडेंस देख लो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका कुछ एंगल आ जाएगा, वो हम देख लेंगे बाद में। बट 4 चक्को 16 और 3 9, ये 5 आ जाएगा सिंपली, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड कर दो अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब मुझे लिखना है कॉस फाई, ध्यान से देखो, तो ये जो लोड इम्पीडेंस आ रहा है कितना है, ये है 4, 4 प्लस J3 है ना, ये 4 प्लस J3, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5, और ये है मान लो थीटा फॉर एग्जाम्पल, या फाई, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5, ये आना चाहिए, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 8 40, 5 8 40, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 80 इंटू 80 इंटू 4, 80 इंटू 80 इंटू 4, 80 इंटू 80 इंटू 4, 25.6 किलोवाट, किलो में आ जाएगा ना, ठीक है, 25.6 किलोवाट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको वॉट मीटर की रीडिंग बतानी है। ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। ध्यान से देखो, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, तो 600 वोल्ट जो है वो पूरा का पूरा कहां जा रहा है, ध्यान से देखो, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये पूरा का पूरा यहां जा रहा है। अब ये 600 वोल्ट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 400 वोल्ट और 200 वोल्ट, तो 400 वोल्ट इधर आ जाएगा, 200 वोल्ट इधर, क्योंकि 400 200 ओम है ना। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कितना वोल्टेज आएगा, टोटल वोल्टेज है 600, किसके क्रॉस निकालना है, 200 के क्रॉस, डिवाइडेड बाई 200 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 600, 600 600 कैंसिल, तो 200 वोल्ट आ जाएगा। तो 200 वोल्ट आ गया
प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज। करंट कॉइल में करंट कितनी है, ध्यान से देखो जरा। अब भाई देखो, अभी देखो इसमें क्या है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस 0 है तो इधर तो करंट जाएगी नहीं, और प्रेशर कॉइल में हमने मान लिया कि ना के बराबर करंट जाती है। इसका मतलब जो टोटल 600 वोल्ट है वो यहां पर आ जाएगा। तो अगर 600 वोल्ट यहां पर आ रहा है और 400 200 कितना हो गया, 600 हो गया, तो 600 करंट कितनी हो गई, 1। करंट कितनी हो गई, 1। और लोड रेजिस्टिव है तो यूनिटी पावर फैक्टर 1, तो सिंपली W कितना आ जाएगा, W आ जाएगा 200 वॉट्स। W कितना आ जाएगा, 200 वॉट्स। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से जरा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एज शोन इन द सर्किट द वॉट मीटर रीड्स पावर कंज्यूम्ड बाई। अब देखो Z1 है, Z2 है, दो लोड के पार्ट है, प्रेशर कॉइल यहां इसने कनेक्ट किया। अब देखो यहां एक दिक्कत है, यहां जो करंट फ्लो हो रही है वो Z1 में भी फ्लो हो रही है और ऑलमोस्ट वही करंट यहां भी फ्लो हो रही है, क्योंकि यहां फ्लो होने वाली करंट को हमने ऑलमोस्ट 0 मान रखा है। तो करंट कॉइल में जो करंट जा रही है वो तो Z1 Z2 दोनों से फ्लो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेशर कॉइल वोल्टेज किसका देख रही है, प्रेशर कॉइल वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ Z2 का देख रही है, Z1 का नहीं देख रही है। इसका मतलब यहां पर जो आपको मीजर होके मिलेगा ना, Z2 के अक्रॉस वोल्टेज और Z2 में जाने वाली करंट का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। मतलब Z2 में कितनी पावर जा रही है सिर्फ आपको वही मिलेगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, Z2। तो देखो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, थोड़ी सी लंबी क्लास हो रही है, अभी हमें कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करनी है। तो हम क्या करते हैं, डायनेमोमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब हम जो बातें करेंगे ना वो हम पावर मेजरमेंट या एनर्जी मेजरमेंट वाली ही बात करेंगे, वॉट मीटर की ही बात करेंगे। तो अभी तक जो कुछ था वो कुछ था आपका इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर से रिलेटेड, टॉर्क कैसे डेवलप होता है, कनेक्शंस पॉसिबल क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब पावर मेजरमेंट के ऊपर कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम इसके सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल आशु जीना, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप आशुतोष सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ गेट और PSUs एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे जुड़े रहने के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स गेट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।